डेट है आज 8 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है पीएम मित्रा पार्क। ये पार्क देखो कोई ऐसा पार्क नहीं होगा जिसमें घास या फिर आपका पेड़ पौधे लगाने वाला पार्क। ये पार्क फिर क्या है, एक ऐसा रीजन होगा जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? टेक्सटाइल और अपरेल इंडस्ट्रीज के लिए, मतलब कपड़ा उद्योग के लिए। जो कपड़े बनाने वाली कंपनी है इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें हमारे देश में। बाहर से भी एफडीआई वगैरह आए या और कोई प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करे। यहाँ पे देखो इस रीजन में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया जाएगा, रोड वगैरह बनाए जाएंगे, रेलवे से कनेक्टिविटी होगी, पोर्ट से बंदरगाह से कनेक्टिविटी होगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट, सीवेज वगैरह की जो ड्रेन वगैरह, ड्रेनेज नाला वगैरह, ये सब अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे होंगी। यही है पीएम मित्रा पार्क। इसके लिए गवर्नमेंट अगले 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए खर्च करेगी और ये स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा डेवलप किए जाएंगे ऐसे पार्क। यह स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब है यहाँ पे देखो व्हीकल से कोई कार गाड़ी से लेना देना कुछ नहीं है। ये कमेटी बना ली जाती है, वो कमेटी में कुछ मेंबर होते हैं, ग्रुप होते हैं मान लो। वो क्या काम करते हैं, जो कोई स्पेशल पर्पज इन्हें दिया गया है, कुछ स्पेशल विशेष उद्देश्य से काम टारगेट है जो इनका, उसका पूरा करेंगे। तो ये स्पेशल पर्पज व्हीकल। और इसमें देखो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके ये पीपीपी मॉडल पे काम करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे काम करेगी, मॉडल पे काम करेगी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया जाएगा और जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो अट्रैक्ट करेगा ये पार्क। क्योंकि देखो जब ये यहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होंगी तो एफडीआई भी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर की जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, कंपनियां बनाएंगी। यहाँ पे कंपनियां बनाएंगी तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा। लोकल इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उनको भी ये बूस्ट करेगा। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टेक्सटाइल सेक्टर में, चाहे स्पिनिंग में हो यानी कि वीविंग में हो, बुनाई में, या प्रोसेसिंग में, डाइंग में, प्रिंटिंग में, कुछ भी हो, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में, एक लोकेशन पे सारी फैसिलिटी होंगी। इसके जरिए लगभग 1 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी और 2 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पर पार्क ये जनरेट होंगी। यानी कि 7 पार्क बनाए जा रहे हैं तो टोटल हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर डेटा निकालें तो लगभग 20 लाख के अराउंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। पार्क में देखो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, डेवलप्ड फैक्ट्री साइट्स, रोड, पावर, वाटर, वेस्ट वाटर सिस्टम होगा, कॉमन प्रोसेसिंग हाउसिंग, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी यहाँ पे। टेस्टिंग सेंटर वगैरह, डिजाइन सेंटर, कुछ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे वर्कर्स के लिए हॉस्टल होंगे यहाँ पे, उनके लिए घर होंगे, लॉजिस्टिक पार्क होंगे, वेयर हाउस मतलब स्टोर हाउस होंगे, स्टोरेज हाउस, मेडिकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी होंगी यहाँ पे। ये 5 फॉर्मूले पे काम करेगा। फार्म टू फाइबर, जो भी जैसे मान लो फसल उगाई है, जैसे कॉटन है, कपास, फार्म खेत से जाएगा, उससे फाइबर बनेगा यानी कि धागा बनेगा, फिर धागे जाएगा फैक्ट्री में, फाइबर टू फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री से जाएगा फैशन, मतलब वो फैक्ट्री उस धागे से क्या बना देगी, कपड़े बना देगी फैशनेबल। अब वो फैशन कहाँ पे जाएगा, फॉरेन, यानी कि बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। इन 5 फॉर्मूले पे ये काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्वामित्व स्कीम। देखो स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। देखो अभी जो विलेज एरियाज में, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में जो भी इंसान जो रहता है उसकी जो ज़मीन है जहाँ पे उसका घर है, तो जहाँ पे जैसे विलेज है वो घर है, उसका कोई रजिस्ट्री नहीं होती। जैसे आप मान लो कहीं आपने शहर में जगह खरीदी है या आपका खेत है, गांव में भी खेत है, उसकी रजिस्ट्री होती है। लेकिन जो गांव में घर है उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। और जो आप शहर में कोई घर खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होता है। लेकिन जो विलेज एरियाज में गांव में उनका कोई डेटा नहीं है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई, स्वामित्व स्कीम, कि गांव में जिसके पास जो भी घर है, ज़मीन है, उस सब की रजिस्ट्री होगी ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कौन सी ज़मीन किसके पास है। और ये भी रहेगा कि फिर किसी के में कोई झगड़ा नहीं होगा। अभी ऐसा होता है ना, किसी की ज़मीन कोई कब्जा कर लेता है कि कोई खाली पड़ी रहती है तो दूसरा आने रहने लग जाता है। तो ये अब ये जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, लैंड डिस्प्यूट, ये खत्म हो जाएंगे। देखो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेक्टर स्कीम का मतलब होता है 100% यूनियन गवर्नमेंट खर्चा करेगी इसे, और इसमें इंप्लीमेंट भी कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये इसको इंप्लीमेंट करेगी। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर खर्चा करती हैं, दोनों इंप्लीमेंट करती हैं। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें देखो हर एक विलेज के हाउस होल्ड का अधिकार दिया जाएगा कि उनका ये भाई साहब सर्टिफिकेट ले लो आपकी प्रॉपर्टी का, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा और रजिस्ट्री की जाएगी। गवर्नमेंट का टारगेट ये है हर हाउस होल्ड के पास प्रॉपर्टी कार्ड हो उनका। अगले 3 से 4 साल में हर एक विलेज में ये इंप्लीमेंट कर दी जाएगी और सर्वे किया जाएगा हर एक रूरल प्रॉपर्टीज़ का, जीआईएस बेस्ड मैपिंग की जाएगी।
ड्रोन के जरिए मैपिंग की जाएगी। ड्रोन जो होता है हेलीकॉप्टर छोटा सा, उसके जरिए मैपिंग की जाएगी कौन सी जमीन किसके पास है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस। देखो अभी गवर्नमेंट ने कोल माइंस जो होती हैं, कोयले की खदानें जहां से कोयला निकालते हैं, जिनसे बिजली भी बनती है कोयला से, तो ये कोल माइंस हैं जो यहाँ पे अभी जो यूज होता था कोयला, जैसे मान लो किसी कंपनी को दे दिया कि भाई साहब आप यहाँ से कोयला निकालो, और आप जैसे मान लो स्टील बनाने वाली कंपनी है, या फिर कोई आयरन बनाने वाली कंपनी है, या कुछ भी बनाने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी है, तो वो कंपनी जितना भी कोयला निकाला है वो खुद यहाँ पे खुद अपनी कंपनी में यूज करे, किसी और को ना बेचे। अभी तक ये रूल थे, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ने देखो ये रूल थे 1960 के, इनमें अमेंडमेंट कर दिया है। मिनरल कंसेशन रूल्स 1960, इनमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने संशोधन कर दिया है। अब अलाउ कर दिया है कि 50% जो भी आप एनुअली निकालोगे कोल वगैरह, वो किसी और को भी बेच सकते हो 50%। मतलब आधा तो अभी भी आपको यूज करना आपकी कंपनी में ही, लेकिन वो कंपनी किसी और को बेचना चाहे तो 50% तक सेल कर सकती है ओपन मार्केट में। तो ये कैप्टिव माइंस क्या होती है? कैप्टिव माइंस यही होती है जो पहले रूल थे, यानी कि जो कंपनी कोयले को निकाल रही है वो खुद की कंपनी में यूज करेगी, चाहे तो पावर बनाने के लिए, चाहे स्टील बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी बनाए वो अपनी कंपनी में यूज करेगी, किसी और को नहीं बेचेगी। और नॉन कैप्टिव माइंस यानी कि किसी और को भी बेच सकती है, वो किसी और को बेच सकती है, वो है नॉन कैप्टिव माइंस। माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ये 1957 का है, जिसके जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल बनाती है कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस के लिए। तो अभी ये नया बिल पेश किया है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो ये नॉन कैप्टिव और कैप्टिव माइंस का जो डिस्टिंक्शन है, इसको हटा देगा अब, ये जब बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्कीम फॉर गुड स्मैरिटन। गुड स्मैरिटन का मतलब है अच्छा नागरिक। और अच्छा नागरिक कौन? अच्छा नागरिक है वो जब किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, वो उस आदमी को जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और सामने मान लो ए आदमी का एक्सीडेंट हुआ, बी आदमी यहाँ पे घूम रहा है, इसके सामने एक्सीडेंट हुआ, तो ये बी आदमी जल्दी से इसे हॉस्पिटल में पहुंचा दे, तो ये बी आदमी कौन हो गया? गुड स्मैरिटन। ये 15 अक्टूबर से गुड स्मैरिटन के जो भी स्कीम है ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी, लागू हो जाएगी। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जो भी आदमी गोल्डन आवर के अंदर किसी आदमी को बचाएगा तो उसे 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा। गोल्डन आवर उसे बोलते हैं, जब आदमी का एक्सीडेंट हुआ था ए आदमी का, तो ये 1 घंटा पहला फर्स्ट आवर उसको बोलते हैं गोल्डन आवर, क्योंकि भाई साहब पहले 1 घंटे में अगर इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया तो इसकी जान बचाई जा सकती है। तो यही है गोल्डन आवर, फर्स्ट आवर एक्सीडेंट होने के विदिन 1 आवर, वो है गोल्डन आवर। तो अगर कोई बी आदमी जैसे पहुंचा देता हॉस्पिटल, उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि इस डर से कि अगर हम हॉस्पिटल पहुँचाएंगे तो पुलिस हमसे ही ये करेगी, हमें ही बुलाएगी, हमें गवाही देने के लिए बुलाएगी। तो ये सब रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई हैं कि ना आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा, ना आपको कोई गवाही के लिए बुलाया जाएगा, आपको 5,000 रुपये और दिए जाएंगे अगर आप पहुंचाते हो हॉस्पिटल में। तो ये फैसिलिटी की गई है गुड स्मैरिटन के लिए, और उसे अप्रिसिएट करने के लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, कि उसे भाई साहब सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, 5,000 रुपये भी मिलेंगे, और एक इंडिविजुअल को एक ईयर में मैक्सिमम 5 टाइम्स ये अवार्ड दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार जान बचाई तो 10 बार, नहीं, आपको मैक्सिमम 5 बार ये 5,000 रुपये का कैश इनाम दिया जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करेगी, देखो हर साल 10 अवार्ड देगी, 10 अवार्ड देगी गुड स्मैरिटन को, जिसमें 1 लाख रुपये हर एक आदमी को दिया जाएगा। ये इनाम देगी जिसने जाने बचाई हैं। 5,000 रुपये तो वो अलग हैं, और साल में देखो 10 अवार्ड ऐसे भी देंगी जिनमें 1 लाख रुपये हर एक कैंडिडेट को दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। और ये देखो कोई एक से ज़्यादा जान बचाता है, और एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा आदमी है गुड स्मैरिटन है, और एक से ज़्यादा विक्टिम को बचाते हैं, लाइफ सेव करते हैं उसकी, तो ये अवार्ड उसको ये 5,000 रुपये पर विक्टिम उसे दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये देखो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने इसका प्रपोजल रखा है नाम चेंज करने का। देखो इसका नाम रखा जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। इसका नाम ये अभी सजेस्ट किया, प्रपोज किया है, रामगंगा नेशनल पार्क होगा जिम कॉर्बेट का। ये जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है ये। और यहाँ से देखो रामगंगा रिवर भी होके गुजरती है इस पार्क से, और रामगंगा रिवर ये पार्टली डून वैली बनाती है। यहाँ पे घाटी है, घाटी क्या होती है, जैसे रिवर यहाँ से बह रही है तो रिवर क्या गड्ढा कर देगी, जैसे रिवर ये इतना गड्ढा हो गया, ये वाला यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, ये गड्ढा हो गया, ये क्या हो गई, घाटी हो गई, या वैली बोल देते हैं इंग्लिश में, पार्टली डून वैली बनाती है यहाँ पे। ये नेशनल पार्क देखो 1936 का बना हुआ है, जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, और तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। ये जो बंगाल टाइगर थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, यहाँ पे टाइगर मिलते हैं,
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है ये। जिम कॉर्बेट देखो इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया बाद में। पहले तो जब बना था हेली नेशनल पार्क था, फिर बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया, और फिर गवर्नमेंट दोबारा इसका नाम चेंज करने का प्रपोजल रख रही है, रामगंगा नेशनल पार्क होगा इसका नाम। जब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था, टाइगर्स को बचाने के लिए, हमारी कंट्री में प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सबसे पहला पार्क था जिम कॉर्बेट पार्क, जिसको इस टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में लिया गया था, इनिशिएटिव लिया गया था। और ये हमारा इंडिया का सबसे पहला पार्क भी है, सबसे ओल्डेस्ट भी है, सबसे पुराना भी है, और सबसे पहला पार्क यही है, नेशनल पार्क। नेक्स्ट टॉपिक है मॉस्क्यू रिस्क। मॉस्क्यू रिस्क देखो वैक्सीन है किसकी, मलेरिया की। जैसे कोरोना वायरस की कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, ऐसे ही ये मलेरिया की वैक्सीन है मॉस्क्यू रिस्क। इसका नाम देखो ये भी है RTS या S/ASO1 या फिर RTS.S। आप बस मॉस्क्यू रिस्क नाम याद रखो। WHO ने इसे परमिशन दे दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये देखो अभी ओनली वैक्सीन है केवल मलेरिया की जो इस डिसीज से बचाएगी। अफ्रीकन जो यंग अफ्रीकन चिल्ड्रन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मृत्यु होती है, यानी कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा डेथ होती है मलेरिया से बच्चों की, उनकी लाइफ को सेव करेगा ये मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन। ये देखो मलेरिया सबसे ज़्यादा, ये फाल्सीपैरम पैरासाइट का नाम है, क्योंकि मलेरिया होता है पैरासाइट से, या बोल लो आप प्रोटोजोआ, पैरासाइट से होता है। जैसे देखो कोविड-19 जो डिसीज है किससे होती है, वायरस से, वायरस का नाम है कोरोना वायरस, और डिसीज का जो बीमारी होती है कोविड-19 डिसीज, तो ये कोरोना वायरस से होता है। और ये मलेरिया किससे होता है, पैरासाइट से। जैसे टीबी होता है बैक्टीरिया से, ऐसे ये होता है पैरासाइट से मलेरिया, या प्रोटोजोआ भी बोल सकते हो आप, PROTOGZOA, प्रोटोजोआ से। तो ये फाल्सीपैरम नाम का प्रोटोजोआ है या पैरासाइट, ये इससे होता है। 4 ऐसे प्रोटोजोआ हैं पैरासाइट जिनकी वजह से मलेरिया ह्यूमन में होता है, तो ये उनमें से फाल्सीपैरम सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ये पैरासाइट है या प्रोटोजोआ है, और ये अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है, प्रचलित है। यहाँ पे देखो घाना, केनिया, मलेरिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेथ होती है। ये घाना और केनिया और मालावी, ये देखो यहाँ पे कंट्री आपको दिखा रही होगी। ये देखो वर्ल्ड मैप, ये अफ्रीका का मैप है, ये केनिया है यहाँ पे, और घाना कहाँ पे, यहीं पे है। देखो ये घाना आपका किधर गया, मालावी घाना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आपके पास एटलस होगा, देखो एटलस में घाना मालावी, देखो मालावी ये रहा यहाँ पे, और घाना भी यहीं कहीं पे है। तो आप अपने मैप पे देखना, इसमें देखो छोटा सा मैप है भाई साहब, ये इसमें इतना सारे नाम लिखे नहीं होते, बहुत से नाम छूट जाते हैं। तो आप घाना अपना एटलस देखना, वहाँ पे कहाँ पे है घाना ये देखना। नेक्स्ट इसमें है मलेरिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, मलेरिया क्या है। देखो मलेरिया एक डिसीज़ है पैरासाइट या प्रोटोजोआ से होने वाली, और देखो ये फैलती कैसे, होती तो पैरासाइट से है, लेकिन फैलती कैसे, एक पीपल से दूसरे पीपल में मच्छर लेके जाता है भाई साहब, मॉस्किटो खून चूसता है। और कौन खून चूसता है, फीमेल एनोफोलिस मॉस्किटो का नाम है एनोफोलिस, और मादा मच्छर खून चूसता है भाई साहब, और दूसरे आदमी के खून में, मतलब बॉडी में डाल देता है वो खून, और मलेरिया हो जाता है दूसरे आदमी को भी। ये मलेरिया का बर्डन यानी कि बोझ कितना है पूरे वर्ल्ड पे, देखो मलेरिया ये सबसे ज़्यादा, ये अफ्रीका में मोस्ट एंडेमिक है। ये नाइजीरिया, कोंगो, तंजानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, बुर्किना फासो, इन सारी कंट्री में ईयरली बहुत ज़्यादा डेथ होती है, मतलब जितनी पूरे वर्ल्ड में डेथ होती है, आधी डेथ मृत्यु तो इन कंट्री में होती हैं। और देखो ये डिसीज़ एवरी ईयर लगभग 4 लाख पीपल की डेथ करती है WHO के अकॉर्डिंग। और लगभग देखो चिल्ड्रन जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो बच्चे। 2019 में देखो इससे लगभग 67%, 2,74,000 मलेरिया डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है 2019 में, अगर इंडिया में देखें तो 5.6 मिलियन इससे मलेरिया से प्रभावित हुए थे लोग। और इनमें से देखो 2020 में देखें तो इसके मलेरिया होने वाले जो मतलब मलेरिया से प्रभावित होने वाले जो लोग थे वो कम हो गए, यानी कि मलेरिया थोड़ा डिक्रीज हुआ है हमारी कंट्री में। 2019 में लगभग 5.6 मिलियन और 5.6 मिलियन 2019 में, और हमारा 2020 में बढ़ा है यार, 20 मिलियन हो गया, 20 मिलियन केस 2020 में। नेक्स्ट है कि कंट्रीज दैट हैव एलिमिनेटेड मलेरिया, कौन कौन सी कंट्री है जिन्होंने मलेरिया अपनी कंट्री में एलिमिनेट यानी कि हटा दिया, रिमूव कर दिया है। देखो ये मलेरिया का जो एलिमिनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो WHO ही देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब देता है, ये तब देता है देखो जब एटलीस्ट 3 ईयर कंजिक्यूटिव ईयर्स में 0 इंडिजिनस केसेज आए हो मलेरिया के, लगातार 3 साल देखो भाई साहब एक भी केस नहीं आया हो मलेरिया का, तब उसे दिया जाता है मलेरिया का सर्टिफिकेट उस कंट्री को। कोई भी कंट्री जब 3 साल तक उसके कंट्री में एक भी केस नहीं आया तो अप्लाई कर सकती है। अभी तक देखो ये 11 कंट्री को दे चुकी है WHO, अगले मतलब पिछले 2 डिकेड में, एक डिकेड में 10 साल होता है, पिछले 20 सालों में मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट
WHO के डायरेक्टर जनरल ने 11 कंट्री को दिया, उनमें से कुछ ये हैं। UAE 2007 में दिया इसको, मोरक्को को 2010 में। ये सारी याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट चैलेंजेस एहिड, कौन कौन से चैलेंजेस है मलेरिया के सामने कि मलेरिया कम नहीं किया जा रहा है। एक तो लेटेस्ट वैक्सीन जो अभी बनाई गई है, ये देखो ओनली फर्स्ट स्टेप टूवर्ड इफेक्टिव इम्यूनाइजेशन, मतलब पहला स्टेप है देखो इम्यूनाइजेशन के लिए। ये देखो 30% तक ही केवल कारगर है। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है कोवैक्सीन वगैरह, ये 90% तक ये इफेक्टिव है। जो मलेरिया की जो वैक्सीन बनी है 30% तक ही कारगर है, मतलब जितने लोगों को लगाई जाएगी लगभग 30% लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएगी, तो इतनी कारगर है नहीं। अब रीज़न क्या है कि मलेरिया के जो वैक्सीन बनाने में फेल हो गई कंट्री, बना ही नहीं पाती हैं, क्या रीज़न है। देखो पहला रीज़न तो है कॉम्प्लेक्सिटी, जो इसका पैरासाइट है ना बॉडी के अंदर जाता है, ये कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बॉडी के अंदर जाके ये छुप जाता है, हाइड हो जाता है। तो जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इसे ढूंढ नहीं पाती, लुका छिपी का खेल खेलता है भाई साहब ये हमारी बॉडी के साथ। और देखो फंडिंग की भी कमी है। जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए फंडिंग बहुत ज़्यादा दी गवर्नमेंट ने भी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह ने भी, लेकिन इस तरह से मलेरिया की वैक्सीन बनाने के लिए कोई फंडिंग नहीं देता इतनी, तो फंडिंग की भी कमी है। जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी देखो लिटिल इंसेंटिव मिलता है मलेरिया वैक्सीन बनाने के लिए, इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट, तो कोई मलेरिया की वैक्सीन बनाने के लिए आगे कदम लेके नहीं आता है। ये बात याद रखनी है। देखो चाइना को पहला कंट्री बना WHO में जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के लिए इसे मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन दिया गया इन मोर देन 3 डिकेड्स। पिछले 30 सालों से ज़्यादा इसको चाइना को मिला है मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरपोल। इंटरपोल क्या है, ये देखो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने ऑनलाइन कैंपेन का मतलब है अभियान, ऑनलाइन कैंपेन इसने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, साइबर थ्रेट के लिए। जो साइबर थ्रेट होती है उससे लोगों को जागरूक करना और साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क को या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो साइबर क्रिमिनल होते हैं जो इंटरनेट के द्वारा जो आपके कंप्यूटर की हैकिंग कर लेते हैं, मोबाइल की हैकिंग कर लेते हैं, आपका डेटा चुरा लेते हैं, फोटो इमेज वगैरह चुरा लेते हैं, या आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ATM के नंबर वगैरह, कार्ड नंबर या आपके पासवर्ड वगैरह चुरा लेते हैं। ये सब किस में आते हैं, साइबर क्राइम है ये सारे साइबर क्राइम। और जो इनको क्राइम को, अपराध को करते हैं वो है साइबर क्रिमिनल बोलते हैं उनको, हैकर भी बोल सकते हो आप। ये 3 वीक का कैंपेन है, 4 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा सोशल मीडिया पे। इसका ऑब्जेक्टिव टारगेट यही है कि जो भी ये साइबर थ्रेट होते हैं इनके बारे में लोगों को अवगत कराना है। और जो ये रैंसमवेयर वगैरह हैं या ऑनलाइन स्कैम है, रैंसमवेयर का मतलब होता है जैसे मान लो आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी हैकर ने जो डेटा चुराने वाला है, हैकर है जो HACKER, जो हैकर है उसने भाई साहब मान लो कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया और आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में लॉक लगा दिया। जब भी आप अपना मोबाइल कंप्यूटर खोल रहे हो तो वो एक पासवर्ड मांग रहा है। अब इस वहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा है कि वहाँ पे मैसेज लिखा रहा है कि आप इस अकाउंट में, मान लो कोई अकाउंट है, इस अकाउंट में आप ये 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करिए, तभी आपको इसका पासवर्ड दिया जाएगा, तभी आपको खोलने की परमिशन होगी, वरना आपका डेटा सारा डिलीट कर दिया जाएगा। तो ऐसी धमकी दी जाती है रैंसमवेयर में। या ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन घोटाला कर दिया कोई, या फिशिंग कर दी। फिशिंग भी देखो ऐसा ही होता है, आपके जो डेटा है वो चुरा लिया जाता है। आपके मोबाइल में कोई या इंटरनेट पे कंप्यूटर में आपके ईमेल भेजेगा, आपकी ईमेल भेजेगा, ईमेल आईडी में आएगी, जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करोगे ना, क्लिक भी कर दिया भाई साहब, एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो आपका सारा डेटा वो चुरा लेगा क्योंकि उसे परमिशन मिल गई है। अब डेटा चुरा लेगा, आपके फ़ोटो इमेज, मान लो आपने कोई प्राइवेट फ़ोटो खींच रखे हैं, आपके सारे फ़ोटो चुरा लेगा। या बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज, ये सब स्कैम किए जाते हैं, घोटाले होते हैं, क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम। नेक्स्ट है ये इंटरपोल है क्या, जिसने ये साइबर थ्रेट से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाई है। देखो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 194 मेंबर हैं और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसमें NGO वगैरह, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो गैर सरकारी संस्था होती हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहाँ पे हेड क्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। 1923 में बनाया था ये, जब इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। बाद में देखो इसने 1956 में इंटरपोल इसका नाम चेंज हो गया, पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन था, फिर इंटरपोल बन गया। और इंडिया ने देखो आज़ादी के बाद 1949 में इसको ज्वाइन कर लिया। ये देखो कई तरह के नोटिस भी निकालती है, ब्लू नोटिस, ऐसे नोटिस निकालती है ये। तो वो किस तरह के नोटिस हैं जो निकालती है, वो आपको डिटेल में जानना तो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है, इस पे नीचे आप क्लिक करोगे सिंपल CSC पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप ये लेक्चर इंटरपोल पे पूरा डिटेल में देख सकते हो। एक बात याद रखनी है
कि इंटरपोल के लिए हमारे इंडिया में सीबीआई रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे इंडिया से इंटरपोल में। नेक्स्ट है 2021 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का भी मिल गया। हमने कल परसों पढ़े थे मेडिसिन के, फिजिक्स के, अब ये केमिस्ट्री के। और देखो लिटरेचर का भी मिल गया है। लिटरेचर का मिला है तंजानिया, एक कंट्री है अफ्रीका में, तंजानिया। तंजानिया के भाई साहब एक नोवेल राइटर हैं, लेखक हैं, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, उनको मिला है, अब्दुल रज्जाक को। ये तंजानिया कहाँ पे है ये देख लो आप, ये अफ्रीका में। देखो ये वाली कंट्री दिखाई दे रही है, ये तंजानिया आपकी दिखाई देगी। दोबारा दिखाऊं, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ पहले। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, मालवी के पास है तंजानिया। ये तंजानिया कंट्री के हैं अब्दुल रज्जाक, जिनको लिटरेचर का ये प्राइस मिला है। और ये ऑलरेडी कई बार हम पढ़ चुके हैं कि नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिया जाता है। स्वीडन और नॉर्वे की अकेडमी है, दोनों मिलकर देते हैं। अधिकतर स्वीडन की अकेडमी का काम है, स्वीडिश इकोनॉमी है। स्वीडन एक देश है यूरोप में। यहाँ पे देखो भाई साहब, ये है नॉर्वे और ये स्वीडन, इनकी अकेडमी देती है। स्वीडन का अकेडमी का मेन रोल है। ये 2021 का केमिस्ट्री का जो अवार्ड है 2 लोगों को दिया गया है। एक में बेंजामिन लिस्ट, इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट। एक का नाम है डेविड WC मैकमिलन। इनको दिया गया है किस लिए? इन्होंने देखो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस का डेवलपमेंट किया है। तो ये कैटालिसिस क्या होता है, ये कैटालिस्ट से संबंधित रखता है। तो ये कैटालिस्ट और कैटालिसिस क्या है? देखो कैटालिस्ट होता है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ हो सकता है जो आपकी बॉडी में आपकी केमिकल रिएक्शन को बढ़ाएगा। आपकी बॉडी में मान लो केमिकल रिएक्शन बढ़ाएगा, या किसी भी कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं उसको, उसकी रेट को, दर को तेज कर देगा, इंक्रीज कर देगा। लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में, बस बाहर बैठ के देखता रहेगा। लेकिन फिर भी इसकी रिएक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंजेस। कोई केमिकल रिएक्शन में चेंज भी नहीं करेगा, फिर भी इसकी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, ये ए बॉक्सर है, ये बी बॉक्सर है। ये यहाँ पे इसका ए का सी कोच बैठा है और बी का डी कोच बैठा है। ये कोच है भाई साहब, इसके कोच। तो देखो जब ये दोनों रिंग में लड़ रहे होते हैं तो इनके कोच इसको प्रमोट करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। देखो बताते हैं कि ऐसे मारो, ऐसे नहीं मारो। कभी देखा होगा आपने बॉक्सिंग का मैच वगैरह, फिल्मों में तो देखा ही होगा। तो ये कोच देखो पार्टिसिपेट थोड़ी ना कर रहा कि बॉक्सिंग में, लड़ तो ये ए और बी रहे ना, ये क्या कर रहे हैं? बाहर से इनको टेक्निक बता रहे हैं। तो इसी तरह का काम कोच है, एक तरह से ये कैटालिस्ट कोच का काम करेगा केमिकल रिएक्शन में। और कैटालिसिस क्या है? ये प्रोसेस है, जो भी केमिकल रिएक्शन का ये प्रोसेस चल रहा है उसको कैटालिसिस बोल देते हैं। कैटालिस्ट ऐड करके जब ये केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस होता है, रेट इंक्रीज हो जाती है, उसी को कैटालिसिस बोलते हैं। देखो कैटालिस्ट कुछ भी हो सकता है, मेटल कोई धातु भी हो सकती है, या एंजाइम भी हो सकता है। एंजाइम प्रोटीन होता है, जैसे आपकी बॉडी में प्रोटीन है, एंजाइम वो क्या करते हैं? आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, वो ये एंजाइम। तो कुछ भी हो सकता है कैटालिस्ट। नेक्स्ट है कोल क्राइसिस। कोल क्राइसिस क्या है? क्राइसिस का मतलब है संकट, और कोल आप जानते हो कोयला, मतलब हमारे इंडिया में अभी कोल का क्राइसिस चल रहा है, इसलिए ये न्यूज में आया। देखो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है इंपोर्टर में, मतलब हमसे ज़्यादा एक कंट्री और है, उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं कोल का, कोयले का। और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, सेकंड नंबर पे हम यूज भी करते हैं कोयले का। और प्रोड्यूसर भी है सेकंड नंबर पे, हम प्रोड्यूस भी करते हैं सेकंड नंबर पे कोयला। हम वर्ल्ड में देखो हमारे पास कोयले का जो रिजर्व है वो 5th नंबर पे है। कोयले के जितनी खदानें, हम 5th नंबर पे आते हैं। और सबसे ज़्यादा हम कोयला कहाँ से मंगाते हैं? अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से। देखो कोल भाई साहब एक रिजर्व है, एक रिसोर्स है। हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले ये पेड़ पौधे दब गए थे अर्थ के नीचे। ये हीट और प्रेशर की वजह से ये चेंज हो गए, पीट में चेंज हुए, फिर और ज़्यादा हीट हुई तो लिग्नाइट में चेंज हो गया, फिर कोल में चेंज हो गया, ऐसे ये चेंज होते चले गए। तो ये कोल जो बना है हमारा, ये हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ नीचे दब गए थे अर्थ में, उनकी वजह से ये बना है, हीट और प्रेशर की वजह से, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम। समझ गए? तो एक टाइम प्रोसेस में। तो ये अभी जो सिचुएशन चल रही है हमारी, टच एंड गो की सिचुएशन चल रही है, मतलब अनकंफर्टेबल है। अगले 6 महीने तक ये ऐसा ही चलेगा कोल क्राइसिस। पावर मिनिस्ट्री ने तो ये भी कह दिया कि भाई साहब अगले 4 दिन तक भी हमारे पास इतना कोल नहीं है कि हम पावर डिमांड को पूरा कर सकें, थर्मल पावर प्लांट की सप्लाई को पूरा कर सकें। 1 अक्टूबर को ये बोला था कि 135 थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट मतलब जो बिजली बनाने वाली कंपनियां, इसमें से 135 कंपनी ऐसी हैं कि जो अगले 4 दिन तक का एवरेज है उनके पास कोयला बनाने के लिए, मतलब कोयला बिजली बनाने के लिए अगले 4 दिन तक के लिए है। उसके बाद उनके पास नहीं है, स्टॉक खत्म हो चुका है। तो घरों से बिजली भी जा सकती है, लेकिन ऐसा अभी होगा नहीं,
प्रबंध तो किया होगा, क्योंकि देखो 4 दिन 1 अक्टूबर को था तो 5 तो हो गया, अभी तक आपके घरों से बिजली नहीं गई, यानी कि कुछ प्रबंध कर लिया होगा। तो देखो ये वरीसम जो चिंता है ये है, इंडिया का जो पावर सेक्टर है, कोल फायर्ड प्लांट्स है हमारे पास, नियरली 70% इंडिया के पावर सोर्स क्या है, कोयला है, कोयले से बिजली बनती है। रीजन क्या है शॉर्टेज का, रीजन ये है, देखो अभी सितंबर में हैवी रेन हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से कोल माइन क्या है प्रोडक्शन नहीं कर पाई और स्टॉक नहीं रख पाई, प्री मानसून से पहले भी इनके पास स्टॉक नहीं रख पाई, और बारिश की वजह से इस सितंबर महीने में कोल का स्टॉक नहीं रख पाई, और सप्लाई देखो कम है, डिमांड ज़्यादा है, और इंपोर्ट भी हम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि देखो हाई प्राइस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, इसकी वजह से हम कोल भी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो शॉर्टेज जो हुई है, कोल की कमी हुई है, वो उसका इम्पैक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या होगा, एक तो होगा हमारी इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो सकती है, जो हम कोरोना वायरस के बाद इंडिया की इकोनॉमी को खोलते वो अभी देरी और हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब बिजली नहीं है तो इंडस्ट्रीज तो बिजली से चलेंगी। नेक्स्ट है कुछ बिजनेसेस क्या है, उनका जो प्रोडक्शन है और कम हो सकता है बिजली की कमी की वजह से। इंडिया के जो पॉपुलेशन है देखो, अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, यानी कि जो पावर क्राइसिस है वो हिट कर सकता है और ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्या है, आगे क्या करेंगे, जो कोल इंडिया और एनटीपीसी लिमिटेड ये कंपनी है जो, इनको देखो माइंस के आउटपुट को रेज करने की ज़रूरत है। अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि ये जो माइंस में क्या है बूस्ट लाया जा सके, इसकी सप्लाई इंक्रीज की जा सके। इंडिया देखो ज़रूरत है कि जो इम्पोर्ट है हमारा उसे भी थोड़ा इंक्रीज करें, अभी बढ़ाएं, क्योंकि कोयले की ज़रूरत है अभी। रीसेंट रिफॉर्म क्या किए हैं गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर में, क्या संशोधन किए हैं, क्या सुधार किए हैं, देखो रिसेंटली ये क्या है कि जो 50% कोल ब्लॉक हैं वो प्राइवेट सेक्टर को ऑफर किए हैं, वो निकालते हैं कोयला बिजली बनाते हैं। एंट्री नॉर्म ये है, कुछ जो रूल्स नियम जो पहले हार्ड थे उनको लिबरलाइज कर दिया है, रेगुलेशन को वास्ट कोल के लिए। जो कोल ब्लॉक है देखो प्राइवेट कंपनी को ऑफर किए हैं रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे, पहले फिक्स्ड कॉस्ट पे इन्हें दिए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि जब पहले कोयला दिया जाता था तो गवर्नमेंट फिक्स्ड कॉस्ट लेती थी, एक कीमत लेती थी कि हमें इतनी कीमत दे दो और आप क्या इसका कोयला निकालो और यूज करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनियों को नुकसान हो जाता था खदानों में, कोल माइनिंग में, क्योंकि देखो जब वो कोयला निकालते थे खदानों में, अब वो अंदाज़ा तो नहीं लगा पाते थे कि इसमें कितना कोयला है इस यहाँ पे इस अर्थ में यहाँ पे, तो वो नुकसान हो जाता था कंपनी को, तो वहाँ से छोड़ के चली जाती थी, नहीं करती थी वो बिजनेस। तो फिर गवर्नमेंट ने फिक्स्ड कॉस्ट की जगह रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे लाई, कि मतलब जितना कंपनी को भाई साहब फायदा होगा, जितना कोल निकलेगा आप उस में से शेयर हमको भी दोगे फायदे का, तो ये रिवेन्यू शेयरिंग बेसिस लिया गवर्नमेंट ने। जो कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन है इसको भी इंसेंटिवाइज किया रिवेन्यू शेयर मॉडल पे ही। कोल बेड मीथेन को भी एक्सट्रैक्ट करने का राइट दिया। देखो कोल के साथ साथ कोल बेड मीथेन भी निकलती है, कोल बेड मीथेन है कोयले के नीचे मीथेन गैस CH4 निकलती है, नेचुरल गैस जिसे बोलते हैं, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। तो पहले इसका अधिकार नहीं था, कि सिर्फ कोयले का अधिकार दिया है कंपनी को गवर्नमेंट ने तो कोयला ही निकालेगी, लेकिन अब ये भी दे दिया भाई साहब अगर कोल बेड मीथेन भी है तो वो भी अधिकार है आपका, उसको भी निकाल सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज की है। लेकिन कुछ चैलेंजेज हैं, अभी भी चुनौतियां हैं कोल सेक्टर के सामने इंडिया के। देखो फॉसिल फ्यूल एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया का, ये अबेंडेंट भी है इंडिया में, और 55% कंट्री की जो एनर्जी नीड है वो कोयले से ही पूरी होती है, तो कोयला हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन देखो जो कॉमर्शियल प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है हमारे इंडिया का, पिछले कुछ डिकेड में, 4 डिकेड में, पिछले 40 सालों में 700% डिमांड बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई, क्योंकि भाई साहब पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन की वजह से डिमांड भी बढ़ी है और इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा सेटअप हुई हैं। करंट जो पर कैपिटा जो हमारा कॉमर्शियल प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन है वो 350 किलोग्राम पर ईयर है, मतलब एक आदमी का अगर एवरेज निकाले 350 किलोग्राम पर ईयर कंजम्पशन है कोल का, मतलब खाते नहीं है, मतलब जितनी बिजली भाई साहब वो यूज़ करते हैं इतनी किलोग्राम की बिजली यूज़ कर लेते हैं, या किसी और काम में स्टील में किसी में भी यूज़ कर लेते हैं। जो कि डेवलप्ड कंट्री है उनसे हमारा एवरेज कम है, लेकिन फिर भी भाई साहब हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, मेहनत बहुत कर रहे हैं हमारे देश के लोग, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो ये इकॉनमी भी एक्सपेंड हो रही है, तो कोयले की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो हमारी जो इंडिया का यूसेज है जो एनर्जी का वो राइज होता जा रहा है, आगे भी राइज होने का एक्सपेक्ट है। तो हमें उसी के हिसाब से हमारा कोल का जो कोयले का या किसी और से बिजली प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। जो हमारा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या इको कंजर्वेशन रेस्ट्रिक्शन है हाइड्रो प्रोजेक्ट पे, जियो पॉलिटिकल परसेप्शन है न्यूक्लियर पावर के लिए, और कोल है जो हमारा ये क्या है हमारी इंडिया की एनर्जी के लिए सेंटर स्टेज बने हुए हैं अभी, क्योंकि हमारे इंडिया में देखो 55% के लगभग कोयले से बिजली बनाई जाती है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर भी एनर्जी के लिए यूज होती है, तो सबसे ज़्यादा उनमें कोल ही है। तो कोल है तो भाई साहब कोल की अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो कोयले की सप्लाई भी होनी चाहिए, वरना क्राइसिस आ जाएगा। तो यही थे भाई साहब आज के टॉपिक।